राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 22 तारीख 12वां महीना 2019 का है। 3 से 4 शिफ्ट के डाटा एंट्री ऑपरेटर के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे और उसमें से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा उसे हम कोशिश करेंगे उसे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएं, चाहे वो MS वर्ड का हो या एक्सेल का हो या फिर पावर पॉइंट या फिर और भी कैसे ऐसे चीज़ों का जो प्रैक्टिकल रहेगा उसे हम प्रैक्टिकल कोशिश करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि कैसे फंक्शन काम करता है या फिर फार्मूला कैसे करता है, ये सारा कुछ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा समान अपलोड और डाउनलोड गति का प्रदान करता है। तो इसके लिए हम लोग आंसर नंबर यहाँ पर से 3 होगा AT&T और उसके बाद फाइबर T मतलब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्कबुक और वर्कशीट की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर से असत्य की बात किया जा रहा है और किसके बारे में, तो वर्कशीट और वर्कबुक की सुरक्षा के बारे में। तो वर्कबुक क्या होता है, तो जब एक्सेल का फाइल जो होता है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं और वर्कशीट किसे कहते हैं, तो जिसपे काम किया जाता है उसे वर्कशीट कहते हैं। तो इसमें जो चौथा नंबर में आप देख रहे हैं ये कथन गलत है, क्योंकि चौथा नंबर में यह लिखा हुआ है कि आप वर्कबुक की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, केवल वर्कशीट की ही सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि वो फंक्शन दोनों एक जगह पर होता है और कैसे हम दोनों में पासवर्ड लगा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं कि जिससे कि हम लोग वर्कबुक को भी लॉक कर सकते हैं और वर्कशीट को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे और रिव्यू पे जब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा कि प्रोटेक्ट सीट दिया हुआ और प्रोटेक्ट वर्कबुक भी दिया हुआ है। यानी कि प्रोटेक्ट सीट का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर किसी सीट को लॉक करना, जैसे सीट नंबर 1 है तो इसे हम लॉक करना चाहेंगे तो इसे लॉक कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट वर्कबुक का लॉक करने का मतलब ये हो गया कि एक्सेल का जो पूरा फाइल है, ये जो पूरा फाइल है, इस फाइल को हम लॉक कर देंगे। जब फाइल ये ओपन होगा तो उसी समय क्या होगा, पासवर्ड पूछेगा। अगर पासवर्ड हमें पता रहेगा तो हम ओपन कर पाएंगे, अगर पता नहीं रहेगा तो हम इसे ओपन नहीं कर सकते। इसका दूसरा तरीका यह है कि हमें फाइल पे क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर से इन्फो नाम का ऑप्शन रहता है, इन्फो पे क्लिक कीजिएगा और इन्फो पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का बहुत सारे ऑप्शन ओपन होगा। आप इसमें देखिएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक नाम से ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से 2 अलग अलग चीजें आती है। सबसे पहले नंबर तो यहाँ पर से वर्कबुक का है ऑप्शन, जिसे कि इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड लगा के आप अपने एक्सेल के फाइल को यानी कि वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि प्रोटेक्ट करेंट सीट, यानी कि जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उसे भी लॉक कर सकते हैं। तो इसका 2 तरीके हैं लॉक करने का। तो ये जो लाइन जो लिखा हुआ है ये असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन यह है, अपने स्क्रीन पे भी आप पढ़ भी सकते हैं कि किसी वर्कशीट में किसी स्तंभ मतलब कॉलम की सामग्री को किसी अनुक्रम या क्रम में व्यक्तिगत व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को डैश डैश के रूप में माना जाता है, तो उसे कहते हैं सॉर्टिंग। यानी कि अगर एक कॉलम में जो डाटा है यानी कि सामग्री यानी कि जो डाटा उसमें अंदर लिखा गया है उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में व्यवस्थित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। और ये सॉर्टिंग नाम का जो ऑप्शन होता है ये 2 जगह पर होता है। सबसे पहला नंबर अगर आप होम पे क्लिक करते हैं तो होम में भी यहाँ पर से देखिएगा सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा। दूसरा जब आप डाटा वाला पे ऑप्शन पे जब आप यहाँ पर से क्लिक तो यहाँ पर से सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो जिससे आप फिल्टर कर सकते हैं या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि कॉलम के अंदर यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है कि एक स्तंभ यानी कि कॉलम के अंदर जो डाटा है तो उसे डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग में व्यवस्थित करने के लिए कौन सा ऑप्शन का या फिर कौन से प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे सॉर्टिंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइवर कौन सा है जहां की विंडो स्थापित किया जाता है। तो इसका बाय डिफॉल्ट जो होता है, जो विंडो होता है वो विंडो C के अंदर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि माई कंप्यूटर में अलग अलग तरह का डिवाइस बनते हैं। जैसे कि आप माई कंप्यूटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो माई कंप्यूटर में देखिएगा C ड्राइव रहेगा, D ड्राइव रहेगा, E ड्राइव और F ड्राइव। तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो C के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइवर कौन सा है जहां विंडो स्थापित किया हुआ रहता है, यानी कि विंडो इंस्टॉल किया हुआ रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंस्टॉल रहता है वो C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल रहता है। बाकी और सारे ड्राइवर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो C के अंदर ही रहेगा, बाकी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसे बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। तो जब आप फॉर्मेट मारते हैं, आप फॉर्मेट मारने के बाद जब विंडो इंस्टॉल किया जाता है उस समय आप C के अलावा आप किसी दूसरे डिवाइस में भी रख सकते हैं, दूसरे ड्राइवर में भी रख सकते हैं, जैसे E ड्राइवर हो गया, F ड्राइवर
होगी, और भी कैसे हैं जो आपके सिस्टम के अनुसार से रहेगा तो वो आप उस दूसरे जगह भी रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर और टूल बार के नीचे खुले क्षेत्र को डैश डैश रूप में जाना जाता है, तो उसे टाइपिंग के रूप में जाना जाता है या फिर आप इसे वर्क एरिया के रूप में भी कह सकते हैं। तो अगर आप एमएस वर्ड में आप जाते हैं तो यहां पर से देखिएगा कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं इसे रूलर कहा जाता है, और इसके नीचे जो ये फंक्शन पूरा आप देख रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ कंटेंट्स लिखते हैं और इसे फॉर्मेटिंग करते हैं, तो इसे टाइपिंग एरिया या फिर वर्किंग एरिया के भी नाम से इसे जाना जा सकता है, इसे पुकारा जा सकता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन के बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन यह है कि डैश डैश फंक्शन एक रो और मौजूद डेटा के स्तंभ यानी कि कॉलम में या फिर कॉलम के मौजूद डेटा को रो में प्रदर्शित करने के क्या कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप एक फंक्शन बताइए, डैश डैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो रो के अंदर जो डाटा अवेलेबल है मौजूद है उसे हम लोग कॉलम में कर दें, या फिर जो कॉलम के अंदर डाटा है उसे हम लोग रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो रो के डाटा को कॉलम में, कॉलम के डाटा को रो में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ये किस फंक्शन के द्वारा किया जा सकता है। तो ट्रांसपोज ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कॉलम में डाटा है उसे हम रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रो में जो डाटा है उसे कॉलम में कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो जैसे देखिएगा कि हम यहाँ पर से लिखते हैं ASDFG, इस तरह से हम लिखे। अब हम चाहते हैं कि ये जो हम एक कॉलम के अंदर लिखे, सी नंबर कॉलम में लिखे, वो यहाँ पर से इस तरह से एक रो वाइज हो जाए। तो सबसे पहले नंबर काम क्या है कि उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो जब आपको पता है कि जब ये सारे सेल को हम यहाँ पर से इस तरह से रो वाइज हम लिखना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ से लिखना चाहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं से, आप किसी भी जगह पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर से करना चाहेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और जब ये ऑप्शन पूरा ओपन होगा तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर से पेस्ट स्पेशल नाम का एक ऑप्शन रहेगा, और पेस्ट स्पेशल पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक लंबा से एक छोटा छोटा सा एकदम इसके अंदर पॉइंट से लिस्ट ओपन होगा। तो और इसी के अंदर सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट देखिएगा तो इसमें ट्रांसपोज लिखा हुआ रहेगा, और इसी ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करके ओके बटन प्रेस करते हैं तो जो डाटा आप एक कॉलम के तौर पे लिखा हुआ था इस प्रकार से, वो आप एक रो में कन्वर्ट हो गया। और जो आप इसी प्रकार से रो में लिखे हुए हैं, आप इसी को फिर से चाहते इस तरह से करने के लिए, अगर हम इसे मिटा देते हैं या फिर रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिटा देते हैं, हम चाहते हैं कि इसे कॉलम में कर दें तो पहले इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर से पेस्ट करने के लिए तो इस पर राइट क्लिक किए और उसके बाद फिर पेस्ट स्पेशल में गए, उसके बाद फिर ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। तो जैसे देखिएगा ये ना खुद समझ लेता है कि जब यहाँ पर से एक रो वाइज लिखा हुआ है तो अगला बार जब इसे कॉपी करके अगर ट्रांसपोज किया जाएगा इस डाटा को तो वो रो में नहीं रहेगा, वो क्या होगा एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कॉलम में लिखा हुआ है और उसे कॉपी करके पेस्ट किया जा रहा है पेस्ट स्पेशल के थ्रू ट्रांसपोज ऑप्शन से, तो वो क्या होगा खुद से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये खुद रीड कर लेता है कि अगर हमें रो में है तो कॉलम में जाना है, कॉलम में है तो हमें रो में जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि हाई ड्राइवर से डिलीट किया गया डेटा कहां स्थापित किया जाता है। तो यानी कि कंप्यूटर में हार्ड ड्राइवर यानी कि जो हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर के अंदर जो लगा हुआ होता है हार्ड डिस्क, उसमें बहुत जगह पे फाइल फोल्डर या फिर आइकन्स रखे हुए होते हैं। आपके कुछ काम के होते हैं, कुछ काम के नहीं होते। तो जो कुछ काम के नहीं होते उसे हम लोग क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। तो जब हम किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर के अंदर से डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, तो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और आपको पूछते हैं कि रिसाइकल बिन कहाँ पे होता है। तो जो लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ वो रिसाइकल बिन कहाँ पे होता है। वैसे हम बता देते हैं कि रिसाइकल बिन जो है वो डेस्कटॉप पे होता है। रिसाइकल बिन का काम यह है कि जो डिलीट किया हुआ फाइल और फोल्डर है उसे स्टोर करके रखना उसका काम है, उसके अंदर खुद के अंदर उसे स्टोर करके रखना काम होता है। अगर आपको जरूरत पड़ने पर आप जो उसके अंदर फाइल डिलीट करके वो उसके अंदर स्टोर किया हुआ है, आपकी जरूरत पड़ने पर उसे आप उस पर राइट क्लिक करके रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो उससे फायदा यह होगा कि जब आप फाइल मतलब रीस्टोर कीजिएगा तो जहां से डिलीट किया गया था तो फिर से रिटर्न उसी जगह पर वो फाइल क्या होगा चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि टीसीपी यानी TCP/IP। तो ये क्वेश्चन है कि TCP का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IP का तो कौन नहीं जानते कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो पहले यहाँ क्वेश्चन यह है कि --TCP/IP सपोर्टिंग वेब ब्राउजर और सर्वर प्रतिक्रियाओं पर संचालित मानक
अनुप्रयोग प्रोटोकॉल है उसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए जो हम इंफॉर्मेशन है हम चाहेंगे एक ब्राउजर के जरिए हम उसे सर्वर के द्वारा हम उसे सर्च करें और उसे हम लोग एक जैसे यूजर है, हम समझ लीजिए कि हम एक यूजर हैं और हम चाहते हैं कि जो मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो अंदर जो सारे डाटा इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है उसको हम लोग लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग सर्च करेंगे और वो फिर प्रोटोकॉल क्या होगा कि हमें वो सारे इन्फॉर्मेशन को प्रदान करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्कशीट के संग्रह को, यानी कि वर्कशीट के जो मतलब जैसे आपको बताए थे कि जो सेल के ग्रुप होता है तो उसे वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। वर्कशीट का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी होता है या फिर सीट भी आप कह सकते हैं। यानी कि जब रो और कॉलम मिलता है तो उसे सेल कहते हैं, जब सेल मिलता है तो उसे वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट के नाम से जान सकते हैं। तो वर्कशीट के ग्रुप को यानी कि संग्रह को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। तो वर्कशीट के संग्रह को डैश डैश के रूप में जाना जाता है तो उसे वर्कबुक के नाम से जाना जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट उपयोग की अनुमति को प्रतिबंधित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हमें रिव्यू टैब का इस्तेमाल करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने स्क्रॉल बार होते हैं, तो इसमें 2 स्क्रॉल बार होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आप चलिए आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि स्क्रॉल बार होते हैं कितने पे हैं। तो सबसे पहले नंबर, अगर आप पेज को जूम करते हैं, जब उसका साइज जो स्क्रीन है उससे ज़्यादा बड़ा अगर आपको पेज का हो जाता है तो एक तो यहाँ पर से देखिएगा कि ये कि स्क्रॉल बार है। दूसरा आप यहाँ पर से नीचे में भी देख सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। एमएस वर्ड के अंदर भी होता है, एमएस एक्सेल के अंदर भी होता है और एमएस पावर पॉइंट के अंदर भी 2 स्क्रॉल बार होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल से दूसरे सेल फार्मूला कॉपी करने की प्रयुक्त एक विकल्प है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 2 चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है कि Ctrl+C का इस्तेमाल करें, लेकिन Ctrl+C का यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं किया हुआ है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि Ctrl+C एंड Ctrl+N दिया हुआ, तो ये भी गलत है और Ctrl+F तो गलत है ही, Ctrl+F ये भी गलत है। लेकिन माउस की ड्रैग के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि कैसे ये किया जाता है। तो इसके लिए हम एक पहले डाटा लिख लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम एक डाटा लिख लिए हैं और ये डाटा में यहाँ पर से कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर से आप नाम देख सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर से लिखा हुआ है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी है। और इसमें से कुछ वैल्यू भी लिखा हुआ है कि मतलब कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है। तो अगर ये सारे मार्क्स को हमें यहाँ पर से जोड़ना चाहेंगे तो इसके जोड़ने का क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले नंबर इक्वल टू देते हैं, उसके बाद सम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जितने भी सेल है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट बंद करके उसे फिर इंटर बटन प्रेस कर दिए तो ये आ गया। अब देखिए क्या है कि इसे अगर हम यहाँ पर से Ctrl+C से करें और इसमें Ctrl+V करेंगे तो ये क्या होगा कि ये सेल के अंदर जितना भी कंटेंट्स लिखा गया है, जैसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि 100 लिखा हुआ है, 100 है, 93 है, 75 है, फिर 73 है, उसके बाद 100 है। तो ये अगर ये सारे वैल्यू को जोड़ेंगे तो 440 होगा। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन वो तरीके के बारे में कहीं पर भी ये क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया हुआ। Ctrl+C और Ctrl+V का कहीं ऑप्शन दिया हुआ है ही नहीं। अगर Ctrl+C के जगह यहाँ पर से ये रहता Ctrl+C एंड Ctrl+V, अगर यहाँ पर से V का इस्तेमाल किया हुआ रहता तब इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन ये तो यहाँ पर तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग माउस ड्रैगिंग का इस्तेमाल करेंगे। माउस ड्रैगिंग कैसे होता है, तो माउस ड्रैगिंग करने के लिए आपको जैसे कि आप देखिएगा कि आप यहाँ पर से इस वैल्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर से कॉर्नर में जाने के बाद जैसे आप जो भी सेल रहेगा उस सेल पे क्लिक कीजिएगा तो सेल के राइट साइड में डाउन में हल्का सा कटा हुआ सिंबल रहता है, उस पर क्लिक करके जब नीचे की ओर आप उसे खींचते हैं तो वो जितने भी सेल रहेगा उसका वैल्यू क्या करता है, वो खुद से वो क्या करता है, इस प्रकार से जोड़ देता है। तो एक तो ये तरीका है कि आप उसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद पेस्ट कर दीजिए, यानी कि Ctrl+C से कॉपी कीजिए और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। बट वहाँ पर वो शॉर्टकट की या फिर वो फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पर से ये जो Ctrl+C वाला ऑप्शन है या ना अवेलेबल होने के कारण हमें क्या करना होता है, तो हमें माउस से ड्रैगिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि अपने प्रोग्राम से एक मौजूदा फाइल को खोलने के लिए, यानी कि जो पहले से अवेलेबल फाइल है अपने प्रोग्राम से, जो भी प्रोग्राम हो, चाहे एक्सेल प्रोग्राम हो, एमएस वर्ड प्रोग्राम हो या फिर पावर पॉइंट प्रोग्राम हो, तो उसमें पहले से उस टाइप का प्रोग्राम यानी कि फाइल सेव किया गया है और उसे खोलने के लिए यानी कि ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो Ctrl+
ओ का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो पहले से ऑलरेडी उस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी फाइल को ओपन किया जाता है कंट्रोल प्लस ओ से। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटो सेव की श्रेणी नहीं है। तो इसमें वर्ड आर्ट जो है ऑटो सेव की श्रेणी नहीं है, बाकी बेसिक लेआउट होता है, लाइन होता है, बेसिक शेप होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको जैसे जो भी चीज़ आप ओपन कर लो, MS वर्ड ओपन कर लो, एक्सेल ओपन कर लो, पावर पॉइंट ओपन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो शेप वाला ऑप्शन है सब में कॉमन होता है। तो आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे शेप का ऑप्शन है। तो इसमें रिसेंटली यूज किया हुआ रेक्टेंगुलर है, बेसिक शेप है, एरो टाइप का है, इस तरह से इक्वेशन शेप है, बहुत सारे शेप यहाँ पर से दिया हुआ है। बट इसमें जो ये क्वेश्चन था यहाँ पर से दिया हुआ था कि वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट क्या होता है, तो इंसर्ट के एक फंक्शन खुद है वर्ड आर्ट, जिसके जरिए हम लोग किसी भी टेक्स्ट को टाइटल के तौर पे उसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो वर्ड आर्ट क्या है, शेप का एक श्रेणी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाने के लिए किस मेन्यू में विशेष प्रभाव का उपयोग करना होता है, तो ट्रांजिशन का उपयोग करना होगा। ट्रांजिशन से क्या होता है, तो ट्रांजिशन से आप जैसे एक स्लाइड है और एक स्लाइड के बाद जब दूसरा स्लाइड आएगा तो उस एक दूसरे स्लाइड के बीच में जो आने की प्रक्रिया होती है, तो उसी प्रक्रिया में जो एनिमेशन शो करता है या फिर जो डिजाइनिंग आता है तो वो कहाँ से सेट किया जाता है, तो ट्रांजिशन से ही सेट किया जाता है। इसे भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल देखते हैं तो शायद हमें जहाँ तक लगता है कि वो ज़्यादा आपको बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं और उसे अच्छे तरीके से आप ये लोग याद कर पाते होंगे। अगर आपको भी यही लगता है और तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ ये सारी चीज़ें को आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने सारे चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाते। तो अगर आप लोग कमेंट करते तो हमें भी एक पॉजिटिव थोड़ा फील होता है कि हाँ जो भी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं एक सही दिशा में कहीं ना कहीं किसी का काम आ रहा है। तो अगर आप कमेंट करते लाइक करते तो उससे हमें भी पॉजिटिव फील होता है और उस पर और भी ज़्यादा काम करने का मन करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको हम ट्रांजिशन वाला ऑप्शन को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो जैसे देखिएगा कि यहाँ पर से एक स्लाइड अभी बना हुआ है और एक स्लाइड और हम बना लेते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से देखिएगा एक स्लाइड था, एक स्लाइड और हम बना लिए तो 2 स्लाइड हो गया। पहला स्लाइड में हम डिजाइनिंग का कुछ अलग तरीका रख लेते हैं। जैसे पहला स्लाइड का डिजाइन हम यहाँ पर से इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट करना चाहते हैं हम यहाँ पर से ये सेलेक्ट कर लिया। दूसरा यहाँ पर से व्हाइट ही है। अब एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड में जाएगा या फिर हम दूसरा का भी स्लाइड हम दूसरा प्रकार से रख लेते हैं, जैसे इस पे गए और यहाँ पर से अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड कर दी, 2 अलग अलग तरह का स्लाइड आ गया। अब क्या है कि इसमें ट्रांजिशन क्या होता है, यहाँ पर से ट्रांजिशन नाम का ऑप्शन है। अब चाहते हैं कि जो पहला स्लाइड जो चेंजिंग आएगा वो जो ओपन होगा वो कुछ इस तरह से शो करे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा बताया कि इस प्रकार से होगा। दूसरा पे जो आएगा तो वहाँ पर से किस प्रकार होना चाहिए, तो इसमें कई तरह का ऑप्शन यहाँ पर से दिए हुए हैं। बट आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना वो आप पे डिपेंड करता है। तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो चीज़ आप सेट हो जाएगा। तो जब आप F5 बटन प्रेस करते हैं तो प्रेजेंटेशन होता है। तो F5 से देखिए शो किए तो पहले क्या हुआ, पहले इस तरह से शो किया, उसके बाद दूसरे में जो आया तो उस तरह के एनिमेशन शो किया। तो एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड में हम लोग कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसके बीच में जो स्लाइड में इफेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंटरनेट कनेक्शन तो सेल्यूलर टावर से आपके इंटरनेट डिवाइस पर प्रसारित किया जाता है। इसके लिए यदि डैश डैश कहीं पर भी उपलब्ध है, यानी कि कहीं पर भी अवेलेबल है, तो इसका अर्थ यह है कि उस विशिष्ट सेल्यूलर प्रदान किया मतलब सिग्नल को क्या कर रहा है, मौजूद है, यानी कि उसके एरिया में अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं मोबाइल नेटवर्क, यानी कि जब हमारे पास मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है तो उस एरिया में सेल्यूलर क्या है, प्रदान क्या सिग्नल अवेलेबल किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस उपयोग की एक थिथिल युगिमत मल्टी प्रोसेसिंग प्रणाली में किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन ये थियोरेटिकली क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिकली ज़्यादा उतने अच्छे से हम आपको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बस एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग यहाँ पर से सिर्फ इसका आंसर बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की विंडो अपडेट कहाँ उपलब्ध होता है। तो विंडो अपडेट जो होता है वो सिस्टम एंड सिक्योरिटी जो ऑप्शन होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो जैसे हम देखिए यहाँ पर से स्टार्ट पे क्लिक किए और यहाँ पर से देखिएगा कि सेटिंग नाम का ऑप्शन दिया हुआ। आप सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सिस्टम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से ओपन हो गया। जैसे हमारा वरण्यम एजुकेशन का नाम से है तो इस तरह से ये ओपन हो गया। और यहाँ पर से अभी फिलहाल विंडो अपडेट है। तो यहाँ पर से देखिएगा कि यहाँ पर से दिया गया है कि अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है।
तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडो को अपडेट कर सकते हैं। तो विंडो को अपडेट करने के लिए हमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम किसी भी तरह का विंडो को, मतलब जो भी विंडो है उसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए कि अपडेट करने से फायदा क्या होता है। तो अपडेट करने से यह होता है कि उस हार्डवेयर के अनुसार से उस सिस्टम में जो चेंजिंगें आती हैं वो आपके सिस्टम में आ जाएगा और उससे आपका सिस्टम काफ़ी फास्ट चलेगा। वो चाहे सॉफ्टवेयर तौर पे हो या फिर हार्डवेयर को कंट्रोल करने का हो या फिर इंटरनेट चलाने से है या फिर इस तरह से और भी कई काम करने के लिए अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट है या फिर कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है तो वो काफ़ी हद तक अभी के अनुसार से जो सारे काम किया जा रहा है या फिर इंटरनेट चलाया जा रहा है या फिर जो भी सर्फिंग हो रहा है तो उससे वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाता है और अच्छे तरीके से काम कर पाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल व्यू में किस प्रकार का रूलर दिखाई दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट करते हैं दो प्रकार के। नॉर्मल प्रकार में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार के उसमें शो करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल करता है वर्टिकल नहीं करता है, वर्टिकल करता है हॉरिजॉन्टल नहीं करता है, वो बोथ है, यानी कि दोनों शो करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसमें दोनों शो किया जाता है नॉर्मल व्यू में। बाकी आप और भी अलग अलग तरीके से रखेंगे तो अलग बात है, बस एक नॉर्मल व्यू जैसा है ओपन किए उसी प्रकार में अगर जो उसमें के अंदर कंटेंट्स लिखे हैं तो उसमें दो तरह का व्यू आपको शो करेगा रूलर का। रूलर किसे कहते हैं, तो अगर हम लोग रूलर की बात करें एमएस वर्ड में तो जहां से एडजस्ट किया जाता है ये सारे चीज़ों को उसी को हम लोग रूलर कहेंगे। और ये देखिए स्क्रॉल है और इसे हम लोग एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रूलर यहाँ पर से दो प्रकार के होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा कि यहाँ पर से रूलर को हाइड करने का भी यहाँ पर से व्यू पे क्लिक किए तो रूलर हाइड हो गया, फिर से क्लिक किए तो वापस आ गया। तो ये जो आप यहाँ पर से ऊपर में टॉप में देख रहे हैं ये भी रूलर है और ये भी क्या है, रूलर है। तो एक तो यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल है, दूसरा इस तरह से वर्टिकल है। तो नॉर्मल व्यू में भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर से रूलर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी वर्कशीट में किस मेन्यू का उपयोग मैक्रोस को रन या एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेपलर का, इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेपलर का इस्तेमाल करके हमें मैक्रोस का रन किया कर सकते हैं या फिर उसमें कहिए कि एग्जीक्यूशन जो होता है एग्जीक्यूट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 21 की स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का आकार बदलने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है। तो होम टाइप का उपयोग करके आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम का साइज को उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर से एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का फाइल अगर ओपन करते हैं तो होम पे क्लिक कीजिएगा। होम पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ पर से रो का हाइट, उसके बाद फिर कॉलम का विड्थ जैसे चीज़ों को आप आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन यह है कि एमएस वर्ड में वर्तमान दिनांक सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। तो Alt प्लस Shift प्लस D का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि कैसे काम करता है एमएस वर्ड के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एमएस वर्ड ओपन है और यहाँ पर से शॉर्टकट की बोला गया था Alt प्लस Shift प्लस आपको D प्रेस करना है। तो Alt प्लस Shift बटन प्रेस कर लिए, साथ में हमें D प्रेस किए। तो जैसे प्रेस किए तो उसमें देखिएगा कि यहाँ पर से शो कर रहा है 10 तारीख 5वां महीना 2020। तो ये अभी जो करेंट डेट है, जिस डेट को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और इसे पब्लिश होगा 1-2 दिन बाद वीडियो पब्लिश होगा। 10 तारीख आज है लेकिन यानी कि ये वीडियो पब्लिश होगा 13 या 14 तारीख को पब्लिश होगा। लेकिन फिलहाल जो ये फार्मूला जो है, फार्मूला यहाँ पर से या फिर कहिए कि शॉर्टकट की जो है कि Alt प्लस Shift प्लस D प्रेस करके आप करेंट डेट एमएस वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये मतलब 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन यह है कि एमएस एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में शेयर वर्कबुक विकल्प होता है। तो रिव्यू मेन्यू के अंदर यह शेयर वर्कबुक ऑप्शन उसमें अवेलेबल होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर से जाते हैं एमएस एक्सेल के अंदर तो उसमें अगर आप रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि शेयर वर्कबुक का ऑप्शन दिया हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उसे आप भेज सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन यह है कि स्प्रेडशीट में एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो कॉलम को सेलेक्ट करने का यह है कि उस कॉलम के शीघ्र पर यानी कि सबसे ऊपर में जो टाइटल होता है उस पर जाके क्लिक कर दीजिए, उससे क्या होगा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से रो को भी पूरा सेलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे अगर आपको जैसे ये कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इस पर हम यहाँ पर से एक बार क्लिक किए तो ये पूरा क्या हो गया, इस तरह से सेलेक्ट हो गया। उसी प्रकार ये रो को 3 नंबर रो को सेलेक्ट करना है तो हमें यहाँ पर से 3 नंबर पे जाके क्लिक कर देंगे, एक एरो बनेगा, उस पर क्लिक करने के बाद वो पूरा डाटा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर होगा।
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि पाइथन भाषा किस वर्ष में जारी किया गया था। तो पाइथन भाषा जो है 1991 में इसे रिलीज किया गया था, यानी कि जारी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट मेल मर्ज के विकल्प में मौजूद होता है। तो उसमें लिए हमें मुख्य डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होता है। अच्छा, ये मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो मेन डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं जब एमएस वर्ड का जो पेज ओपन रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और उसी के अंदर मेल मर्ज विकल्प अवेलेबल होता है और उसी के अंदर काम किया जाता है और डिजाइनिंग होती है, सारा चीजें काम होता है मेन डॉक्यूमेंट के अंदर। और मेन डॉक्यूमेंट आप लोग को पता चल गया होगा क्या किसे कहते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे जो पेज ओपन किया हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन यह है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मेन्यू का कौन सा विकल्प प्रत्येक स्लाइड के लिए समय निर्धारित से संबंधित होता है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं रिहर्सल टाइमिंग जो होता है, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शन होता कहाँ है? तो जैसे अगर आप पावर पॉइंट में हैं तो इसमें स्लाइड शो ऑप्शन होता है। स्लाइड शो ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर से देखिएगा कि बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पर से रिहर्सल टाइमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करके आप एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड तक की चीज़ों को आपको उसमें सेट करना है, या फिर वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को उसमें सेट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि एमएस वर्ड में टेबल में स्तंभ यानी कि कॉलम ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग करके हम लोग किसी भी कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल करना एकदम जरूरी है और आपको दिखाना भी जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर हम यहाँ पर से कुछ टेबल बना लेते हैं। और जैसे यहाँ पर से बहुत सारे टेबल है और हम जैसे इस टेबल पे इस कॉलम पे क्लिक किए हुए हैं, तो अब हम यहाँ पर से प्रेस करना होगा इस शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस उसके बाद इंटर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जब इंटर बटन प्रेस किए तो देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, तो ये दो भाग में अलग अलग भाग में बट गया। तो दो अलग अलग भाग में बांटने के लिए यहाँ पर से ब्रेक करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्कशीट में रो को इनमें से किस स्टाइल में लेबल किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर से रो की बात अगर आ रहा है तो रो का जो नाम होता है वो 1 2 3 में होता है। अगर ये रहता है कि कॉलम का नाम रहता है तो इसका आंसर 1 नंबर होता है, लेकिन अगर यहाँ पर से रो की जिक्र किया जा रहा है तो ये इसका आंसर 4 होगा। और आपको जैसे कि आपको हम दिखाते हैं कि रो के नाम कैसे होता है, तो जैसे कि यहाँ पर से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, तो ये रो का नाम है। और यहाँ पर से ABCD2 मतलब इस तरह से जो दिखाया जा रहा है ये कॉलम का नाम है। तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन था ये कि रो पे आधारित था, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा, 1 नंबर नहीं होगा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए किस सूत्र का यानी कि कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करना होता है। तो इक्वल टू नाउ का प्रयोग करके हम लोग जो करेंट डेट और करेंट टाइमिंग है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी आपको प्रैक्टिकली, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं एक्सेल के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पर से अभी कोई भी तरह का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे आपको डेट और टाइम एक साथ लाना है तो इक्वल टू देना है, उसके बाद नाउ लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करके इंटर लिखिएगा। तो इस तरह से देखिएगा। सबसे पहले नंबर तो ये भी जान लीजिए कि ये हैच क्यों आया। हैच इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो इतना छोटे मतलब कॉलम में शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए 2 बार क्लिक कीजिएगा ऊपर में। तो यहाँ पर से 10 तारीख 5वां महीना 2020, उसके बाद 4:06 ये हो रहा है। और ये आपको बता देते हैं कि 6:04 ये इवनिंग का टाइमिंग नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ये 4:06 हम ये मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये आपको इसका यहाँ पर से समय दिखा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को आप यहाँ पर से जान सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्वल टू नाउ होता है फार्मूला, और नाउ से फार्मूला से आप निकाल सकते हैं डेट और टाइम दोनों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।